हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। और टॉपिक का नाम है डैम्प्ड ऑसिलेटर्स। इसको हिंदी में कहते हैं अवमंदित दोलक। हमने अब तक आपको जो एसएचएम पढ़ाया उसमें आपने सीखा कि वो कैसे मोशन करता है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एग्जाम्पल लिया, पेंडुलम का एग्जाम्पल लिया, अभी हम न्यूमेरिकल भी आपने उसके देख लिए। लेकिन ध्यान रखना कि जो ऑसिलेशंस हैं, जो दोलन हैं, वो दो तरीके के होते हैं। जो दोलन हैं या जो ऑसिलेशंस हैं वो दो टाइप के हैं। पहला होता है फ्री ऑसिलेशन या इसको कहेंगे मुक्त दोलन, ठीक है। इसके अलावा इसका एक नाम और होता है जिसको कहते हैं अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड ऑसिलेटर भी इसको कहते हैं। इसको थोड़ा सा समझा दें, वैसे तो एग्जांपल के साथ समझाएंगे, लेकिन इसका छोटा सा डेफिनेशन देखें। फ्री ऑसिलेशन का मतलब जो मुक्त रूप से दोलन करे, अनडैम्प्ड का मतलब जो मंदित ना हो, कहने का मतलब जो रुके नहीं। तो इसको समझने के लिए ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल ये है कि एक स्प्रिंग है और इससे जुड़ा हुआ एक ब्लॉक है, ठीक। हमने क्या किया कि हम चाहते हैं कि ऑसिलेशंस करे, ये दोलन करे, तो इसको हम दबाकर यहाँ तक ले आए। ये लो जी, ठीक। दबाने के बाद हमने क्या किया, अब ये जाहिर सी बात है उधर जाना चाहता है, इसको हमने छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद ये गति करके पहुँच गए यहाँ तक। ये लो जी, जहाँ तक ये पहुँचा उसको अधिकतम विस्थापन कहेंगे और उसी का नाम क्या होता है, आयाम। ये यहाँ माइनस से हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, इसकी मीन पोजीशन, माध्य स्थिति, जिसके दोनों तरफ ये गति करेगा या ऑसिलेशंस करेगा, दोलन करेगा। अब देखने वाला बात ये है कि इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है, ये ऐसे ही गति करता रहेगा, दोलन करता रहेगा। तो हमारा फ्री ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि यदि कोई पार्टिकल दोलन कर रहा है तो दोलन करने के दौरान उसका आयाम समय के सापेक्ष घटना नहीं चाहिए। तो ऐसे ऑसिलेशंस को क्या कहेंगे, मुक्त दोलन। ध्यान रखना, दोबारा बोल रहे हैं, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा है जो इस ऑसिलेशन को रोक सके। इसके ऑसिलेशन हमेशा प्लस ए और माइनस ए के बीच में ही गति करते रहेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे दोलन जिनका आयाम समय के सापेक्ष कम ना हो या नियत रहे, क्या कहलाएगा, फ्री ऑसिलेशंस या अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक। ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम एक पेंडुलम लिए और पेंडुलम यहाँ ऐसे पेंडुलम लिए, यहाँ बना देते हैं, हम पेंडुलम ले लिए यहाँ और इसको छोड़ दिया। तो ये हम कैसे सोच सकते हैं कि पूरा टाइम हमेशा ये इसी एम्पलीट्यूड के साथ मोशन करता रहेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये जो सिचुएशन है ये आइडियल सिचुएशन है, आदर्श स्थिति है। प्रैक्टिकली रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो रियलिटी में जो ऑसिलेशन होता है, प्रैक्टिकली जो ऑसिलेशन है, उसका नाम है या उसकी जो टाइप है वो दूसरी है, उसका नाम हम लिख दें, वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहने का मतलब क्या है, इसको कहते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं, अवमंदित दोलन। धीरे धीरे ध्यान से समझो, जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। डैम्प्ड ऑसिलेशन, अवमंदित ऑसिलेशन ऐसा प्रैक्टिकली दोलन है जिसमें एम्पलीट्यूड समय के सापेक्ष घटेगा। ये इसका डेफिनेशन हो गया। ऐसा ऑसिलेशंस या ऐसे दोलन जिसमें कण का या किसी पिंड का जो आयाम है वो समय के सापेक्ष घट जाएगा, क्या कहलाएगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसको भी समझ लेते हैं इसी एग्जाम्पल से, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें डेरिवेशन छपा हुआ है एक, उसको यहीं से निकालेंगे। हाँ जी, वही हमारे पास एक स्प्रिंग और इससे जुड़ा हुआ एक ब्लॉक। अब हम क्या किए, ब्लॉक को दबाए और यहां तक ले आए। यदि ब्लॉक यहां तक आ गया है, अब इसको हम छोड़ना चाहते हैं तो क्या होगा, सर उधर ही जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, जब ये उधर जाना चाहता है तो इस पर लगने वाला जो फोर्स है, यहां भी लगने वाला फोर्स प्रत्यानयन बल है जिसकी वजह से गति कर रहा है। ये उधर जाना चाहता है, इसका मतलब इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स है या प्रत्यानयन बल है, हम भी जानते हैं। लेकिन जहाँ यदि आप इसको हवा में परफॉर्म कर रहे हो इस प्रैक्टिकल को, तो यहाँ किसके पार्टिकल होंगे, हवा के होंगे। यदि ये पानी में हो रहा है तो यहाँ पानी होगा।
ठीक, ये जाना चाहता है इधर, हवा क्या करेगी, इसको पीछे की तरफ धकेलेगी, इसको रोकने का कोशिश करेगी, तो पीछे की तरफ भी एक बल लगेगा जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स भी कह देते हैं, और इसको हम बाद में क्या कहेंगे, डैम्पिंग फोर्स भी कहेंगे। आ रहा है कुछ समझ में क्या कह रहे हैं। ये पार्टिकल आगे जाना चाहता है इधर, क्योंकि इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो ये आगे की तरफ जाना चाहता है, लेकिन पानी के पार्टिकल या हवा के पार्टिकल क्या करेंगे, भाई रुक जा मत जाए, तो पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे। तो पीछे की तरफ से जो फोर्स लगेगा वो होगा फ्रिक्शन फोर्स, और आगे की तरफ जो धकेलने की मदद कर रहा है वो क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। आया कुछ समझ में। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे ऑसिलेशंस जिसके आयाम समय के सापेक्ष नियत ना रहे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये पहुंच गए यहां तक, फिर जैसे ही वापस आने की कोशिश करेगा, अब हम क्या देखेंगे, ये यहीं तक आ पाएगा, क्योंकि यहां भी तो हवा के पार्टिकल है, उसने कुछ एनर्जी घटा दी। भाई फ्रिक्शन फोर्स में होता क्या है, एनर्जी घट जाती है, डिसिपेट हो जाती है, तो एनर्जी यदि घट गई तो उसकी मोशन अब कम होगी, फिर क्या होगा, फिर और ऑसिलेशन कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, धीरे धीरे रुक जाएगा। ठीक, तो यहां हम क्या देखें कि पीछे की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो है अवमंदन बल, या इसको कहें तो मंदित करने वाला बल है, और आगे की तरफ या कहें तो इस पे लगने वाला एक और फोर्स है वो है प्रत्यानयन बल, जो इसकी एसएचएम को करवाएगा। तो चलिए दोनों फोर्सों की तरफ बात करते हैं। पहला हो गया हमारे पास अवमंदन बल। चलो पहले ऐसा करते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप उससे जान पहचान में है। प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स। मीडियम्स का बड़ा ध्यान रखें, हम दोनों मीडियम्स का ख्याल रखना पड़ता है। इंग्लिश में इसको रिस्टोरिंग कहते हैं, हिंदी में इसको प्रत्यानयन बल कहते हैं। होता क्या है सर, ये जो फोर्स है ना वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड होता है, और यदि इसका आप मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो आप लिखोगे सर kx। आप कहोगे सर -kx होता है, नहीं सर, वो डायरेक्शन के साथ होता है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। ठीक, अब आपकी इच्छा है तो डायरेक्शन के साथ भी लिख देते हैं, F वेक्टर बराबर -kx वेक्टर। ये क्या है, ये कहना चाहता है कि यदि आपका x पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो आपका जो फोर्स होगा रिस्टोरिंग वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, उल्टा। बात आया कुछ समझ में। यदि आपका पार्टिकल इधर चले जा रहा है तो उसको उल्टी दिशा में फोर्स लगेगा, और यदि आपका पार्टिकल इधर होगा, मतलब यहाँ लिख देते हैं, यदि x हमारा मतलब डिस्प्लेसमेंट यदि नेगेटिव डायरेक्शन में है, किस में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब उल्टा होगा। ये बताता है आपका नेगेटिव। तो ये कौन सा बल है, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं R। दूसरे तरीके का जो बल है वो डैम्पिंग फोर्स है। तो डैम्पिंग फोर्स भी हम लिखवाने वाले हैं, पहले आप यहाँ तक नोट करो, उसके बाद हम डैम्पिंग फोर्स लिखवाते हैं। जल्दी करें, चलिए। हाँ जी, हटा दे। अरे ये डायग्राम गलत हटा दिए, क्योंकि इसमें कुछ देखना था। चलिए फिर भी हम वापस एक बार छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। हाँ जी, ध्यान से देखना भाई, ये हम यहाँ तक लेके आए थे इसको, और ये इधर जाना चाहता था वेलोसिटी से, लेकिन पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा था जिसको हम डैम्पिंग फोर्स कहे थे। ध्यान से सुनो, ये जो अवमंदन बल है Ft वो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। यदि हम इसको परिमाण, ये इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो हम लिखेंगे Fd, और एक कांस्टेंट ले दिए लैम्डा इंटू वी। ठीक, लैम्डा क्या है सर, लैम्डा है यहाँ पे अवमंदन गुणांक। ध्यान रखना, नाम को ध्यान से सुनो, अवमंदन गुणांक। हम नियतांक नहीं कहे, गुणांक कहे। गुणांक का मतलब क्या है, गुणांक का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा लैम्डा उतना ज़्यादा Fd, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स, उतना ज़्यादा पार्टिकल जल्दी रोकेगा। जितना ज़्यादा लैम्डा उतना ज़्यादा डैम्पिंग फोर्स, उतना ही जल्दी वो रुक जाएगा। इसके अलावा हम क्या बताया आपको, यदि इसको सर डायरेक्शन के साथ लिखना चाहें तो आप -λv वेक्टर लिखोगे। सर ये क्या व्यवस्था है, ये व्यवस्था ये है कि यदि वेलोसिटी की डायरेक्शन यदि आपकी पॉजिटिव है तो लगने वाला जो फोर्स होगा डैम्पिंग फोर्स वो होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। देखिए पार्टिकल इधर जाना चाहता है, डैम्पिंग फोर्स इधर लग रहा है। यदि यहाँ से
पार्टिकल इधर जाना चाहता है तो डैम्पिंग फोर्स इधर लगेगा। तो चलिए, यदि v वेक्टर कैसा हो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो एफ डी कैसा होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये क्या है, हमारा डैम्पिंग फोर्स है, अवमंदन बल है। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ जो लगने वाला एफ डी है, ध्यान से समझना, ये है माइनस लैम्डा बी। और यदि इसके हम बात करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए सर? आप इसको एम ए वेक्टर लिख सकते हैं और ये आ जाएगा लैम्डा बी वेक्टर। ठीक, दूसरा सर ए को कुछ और लिख सकते हैं क्या? हाँ, ए को लिख सकते हैं। ए को लिख सकते हैं डी वी वेक्टर अपॉन डी टी बराबर माइनस लैम्डा वी। हम क्या करते हैं, डी टी को इधर लेके जाते हैं, बी को नीचे ले आते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, हम क्या किए, चलो एम को भी नीचे लेके जाते हैं। तो क्या है हमारे पास, डी वी अपॉन डी टी माइनस लैम्डा एम, और यहाँ पे आएगा बी वेक्टर। यदि हम बी को नीचे ले आएँ तो डी वी अपॉन वी बनेगा, और यदि हम टी को इधर ले जाएँ और इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ लिख देते हैं टेकिंग इंटीग्रेशन, या आप लिख सकते हैं समाकलन करने पर। तो देखो डी वी अपॉन वी बराबर माइनस लैम्डा एम डी टी का इंटीग्रेशन, वन अपॉन वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग वी, ई वी इसमें होगा, बराबर माइनस लैम्डा एम, और यदि कोई कांस्टेंट है तो बाहर आ गया तो टी आ जाएगा, और संग में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट सी। ऐसा करते हैं सी, चलो ठीक है, सी इसका कांस्टेंट है। अब हमको इसका वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, तो चलिए वैल्यू निकालते हैं, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि डैम्पिंग फोर्स काम कैसे करता है। वैल्यू निकालने के लिए क्या किया कि सर एट टी बराबर 0, प्रारंभ स्थिति में, जब ये प्रारंभिक स्थिति में होगा एट टी बराबर 0, तो टी बराबर 0 सोचो, जब प्रारंभिक स्थिति में होगा तो उसका वेग कैसा होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, क्योंकि बाद में धीरे धीरे तो वेग घटता है। तो जब टी बराबर 0 किए तो टी बराबर 0 पे ये तो 0 हो गया, तो सी बराबर क्या आ गया, लॉग वी नॉट। वी क्या है, वी नॉट है अधिकतम या मैक्सिमम वेलोसिटी, अधिकतम वेग, क्योंकि टी बराबर 0 पर अधिकतम वेग मिलता है। चलिए वैल्यू रखिए इसमें, तो लॉग ई वी बराबर माइनस लैम्डा एम टी प्लस लॉग वी नॉट। चलिए इसको उधर लेके आएंगे तो क्या लिख सकते हैं, लॉग ई वेस वी अपॉन वी नॉट माइनस लैम्डा एम इंटू टी, इसका एंटी लॉग ले लो तो बी बराबर वी नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा एम इंटू टी। ये लो जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है जो आपको समझाएगा कि इसका वेलोसिटी कैसे डिक्रीज होगा। कह रहा है चरघातांकी रूप से घटेगा, मतलब जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट होगा इसमें। देखिए एक बार और समझने का कोशिश करते हैं, ध्यान से देख रहे हैं ना आप, t बराबर 0 है, स्टार्टिंग का समय है, प्रारंभ का समय है। यदि t बराबर 0 है तो ये e की पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, b बराबर v नॉट, मतलब स्टार्टिंग के समय में वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम। लेकिन बहुत देर बाद, मतलब इनफाइनाइट समय के बाद e की पावर माइनस इन्फाइनाइट, ध्यान रखना हमेशा 0 होता है और e की पावर 0 1 होता है। तो जैसे ये 0 होगा तो b बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। तो हम क्या कहेंगे कि बहुत समय बाद हमारे जो कण का वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0। और यही बात किसको बताती है, डैम्पिंग को, कि आपके पार्टिकल में अवमंदन लगा हुआ है, उसको रोकने के लिए फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, आप ऐसा करें, इसको उतार लें, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, पहले तो आप यहाँ तक उतारेंगे और उसके बाद ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे ऐसे करके। ठीक है, चलिए तो फटाफट से आप इसको नोट कर लें, और नोट करने के बाद हम आगे चालू करते हैं। इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे साथ साथ रिलैक्सेशन टाइम के बारे में। तो फटाफट इसको आप नोट कर लें। हम बात करते हैं अब कि हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, बी बराबर वी नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा एम इंटू टी। ध्यान से समझना, अब हमारा जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड, उसका नाम है रिलैक्सेशन टाइम, या
विश्रांति काल। ध्यान से समझो क्या होता है। ये डेफिनेशन आपको फिजिक्स की हर जगह देखने को मिलेगी, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, चाहे हम न्यूक्लियर पढ़ेंगे, वहाँ सेम डेफिनेशन आती है। विश्रांति काल ऐसा समय होता है जिसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी भौतिक राशि अपने मैक्सिमम की 1/e गुना रह जाए। फॉर एग्जाम्पल, माना हम ए कोई क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, मतलब हम जनरल डेफिनेशन बता रहे हैं, फिर वेलोसिटी के लिए बताएंगे। माना कोई एक क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम आप जानना चाहते हैं, तो वो एक ऐसा समय होगा जिस पर ए जो क्वांटिटी है उसकी अधिकतम वैल्यू का 1/e गुना रह जाए, तो क्या कहलाएगा? रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब सीधा सीधा बात ये है कि सर ऐसा टाइम जिस पर हमारी जो अधिकतम वेलोसिटी है वो कितनी रह जाए? e 1/e गुना रह जाए। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है v0 गुणा 1/e। इसका मतलब v0 का 1/e टाइम्स गुना। ठीक, ऐसा होने के लिए हमको e को ऊपर ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये सिचुएशन लाने के लिए हमको e की पावर -1 चाहिए। -1 कब मिलेगा? -1 मिलेगा जब t बराबर m/λ हो जाएगा। जब t बराबर m/λ होगा तो ये वो समय होगा जिस पर हमारा जो वेलोसिटी है पार्टिकल का वो हो जाएगा λm मल्टीप्लाई बाई m/λ, λ से λ, m से m, v0 e की पावर -1 या v0/e। ये लो जी, ये आपका आ गया आंसर। ठीक, इसको और अच्छे से सॉल्व करके लिखना चाहते हैं तो v0 जो e होता है उसको अपन क्या कहते हैं? 0.36 v0, ऐसा कुछ आता है सॉल्व करने के बाद। और परसेंटेज में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 368 के आसपास आता है। परसेंटेज पे आप लगभग इसका जो है वो 37% ऑफ v0 का आता है। ठीक, चलिए हम ऐसा करते हैं, अब एक ग्राफ बनाते हैं इस चीज़ के लिए। तो ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है आपका वेलोसिटी और ये है टाइम एक्सिस। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा e की वजह से ग्राफ घटता हुआ जाएगा, लेकिन t बराबर 0 पे, ये कौन सा पॉइंट है? ये है t बराबर 0, और t बराबर g पॉइंट पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो है v0। लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ाते जाओगे सर एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट आता जाएगा, और ये कौन सा ग्राफ है? ये t बराबर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, पहली बात। दूसरा, हम वो टाइम निकालना चाहते हैं जहाँ रिलैक्सेशन टाइम मिले, और वो कितना था? ये था m/λ टाइम है, और इस पर हमारा जो ग्राफ है वो कैसा रह जाएगा? टोटल का 37%, या टोटल का कितना रह जाएगा? 0.368%। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है यहाँ होगा 37% होगा किसका? टोटल वेलोसिटी का, और टाइम जो होगा वो m/λ होगा, और यही टाइम क्या कहलाएगा? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, न्यूमेरिकल करो अब इस चीज़ के, आपको न्यूमेरिकल करवा देते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फटाफट नोट करो पहले। चलिए ध्यान से समझिएगा, न्यूमेरिकल करते हैं अब। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल, एक SHM करते हुए पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कितने समय बाद अधिकतम का 1/10 गुना रह जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। एक दोलन गति करते हुए कण का वेग कितने समय बाद अधिकतम वेग का 1/10 गुना रह जाएगा। चलिए तो हम समझते हैं, v/10 रह जाएगा, मतलब ऐसा निकालना चाहते हैं टाइम t जिस पर हमको क्या मिले कि हमारा जो वेलोसिटी है वो अधिकतम का कितना रह जाए? 1/10 टाइम्स। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है b बराबर v0 e की पावर -λ/m इंटू t। तो चलिए b/10 करना है, तो v कितना है? v0/10। इधर क्या है? ये v0 e की पावर -λm मल्टीप्लाई बाई टी। v0 से v0 कट गया, 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 बराबर आ गया e की पावर λm इंटू टी। और यदि हम वापस इसका एंटीलॉग ले लें, ये लॉग को इधर ले आएँ तो क्या लिखेंगे? log e/10 इक्वल टू e की पावर, हाँ जी, लैम्डा नहीं वो e का पावर क्यों होगा? ये तो इधर आ गया, तो λm इंटू टी। और t हम निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे? m/λ मल्टीप्लाई बाई log e की पावर 10। ध्यान रखना इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, क्योंकि log 10 की पावर 10 नहीं है, दो चीज़ें होती हैं, log 10 ये तो होता है 1,
लेकिन लॉग ई की पावर 10 है तो ऐसा नहीं लिख सकते, इसको लिखेंगे 2.303 मल्टीप्लाई बाई लॉग ई लॉग 10 इंटू 10, मतलब ई की बेस को 10 में बदलने के लिए इतने का गुणा करना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा लॉग 10 को क्या लिखेंगे 2.303 मल्टीप्लाई बाई एम अपॉन लेमडा। तो ये लो जी, एम अपॉन लेमडा की यदि वैल्यू दे दे आपको तो वो लिख देना, आंसर आ जाएगा सेकंड में। ठीक है, फटाफट नोट करें इसको, फिर हम अगला न्यूमेरिकल करवाते हैं, एक न्यूमेरिकल और करवा देते हैं। लिखिए, चलिए हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखिएगा अवमंदित दोलन गति करते हुए कण का t बराबर 2 सेकंड पर वेलोसिटी ज्ञात कीजिए या कैलकुलेट कीजिए। कितने पे निकालनी है, t बराबर 2 सेकंड पर क्या निकालना है, वेलोसिटी। लेकिन आपको जो गिवन है दिया गया है, इफ़ यदि जो पार्टिकल का मास है वो 2 kg है और जो लेमड़ा का वैल्यू है वो है 3 kg पर सेकेंड। ठीक है, आप देख लीजिएगा यूनिट वो 3 kg पर सेकेंड ही आता है। अब हम क्या करते हैं कि हमको t बराबर 2 सेकेंड पर क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। हमारा इंतजार ना करें, आप इसको सॉल्व करें। चलिए बताइए आंसर क्या आएगा इसका। और यदि आपने कर लिया हो तो हम आपको करवा रहे हैं, ध्यान से समझो। फॉर्मूला होता है सर v बराबर वी नॉट ई की पावर माइनस लेमडा एम इंटू टी, और वी नॉट क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ लिख देना, आप भी लिख देना, हम भी लिख देते हैं। वी नॉट क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। चलिए ध्यान से समझिएगा। हाँ जी, कितना समय पे, 2 सेकंड पे, लेमडा का वैल्यू दे रखा है, एम का वैल्यू दे रखा है, तो वैल्यू रख देते हैं वी नॉट ई की पावर माइनस लेमडा 3, एम कितना है 2 kg, ये 2 से 2 कट गया, वी नॉट बाई। आप कहेंगे सर इस सवाल में क्या है, इस सवाल का ऊपर देख के ये कर सकते थे कि ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। क्यों, ये कब मिलता है, रिलैक्सेशन टाइम पे, और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है हमारा, टी बराबर एम अपॉन लेमडा होता है। तो t बराबर आपको 2 दे रखा है, यदि इसका सॉल्यूशन 2 आ जाए, जैसे हम यहीं सॉल्व कर लेते, कितना आते 2/3, लेकिन ये 2/3 आ रहा है। यदि आपको m बराबर 1 दिया हुआ होता, सॉरी लेमडा बराबर 1 दिया हुआ होता, यदि आपको लेमडा बराबर 1 दे रखा होता तो आपका आंसर आ जाता पहला। इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं आया समझ में, हम क्या कहना चाहते हैं, एम अपॉन लेमडा का रेशो यदि टी के बराबर आ रहा है, टी बराबर 2 सेकंड दे रखा है, और यदि इसको सॉल्व करने के बाद अपन को 2 सेकंड ही मिलता है, तो ये हो जाता है रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम का आंसर हमेशा ये आता है। लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है, एम कितना दे रखा है 2 और लेमडा दे रखा है 3, तो 2/3 मिल रहा है। इस वजह से रिलैक्सेशन टाइम वाला पॉइंट नहीं होगा, तो इसका आंसर ये नहीं आएगा। बाकी तीनों में से कुछ और आ सकता है, और इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब तक हम आपको ये सिखा चुके हैं कि यदि कोई डैम्पिंग ऑसिलेटर है, मतलब कोई अवमंदित दोलक है, तो उस पर 2 तरह के बल काम करते हैं। एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल, और एक करता है डैम्पिंग फोर्स अवमंदन बल। तो हम लिख लेते हैं कि एक फोर्स जो काम करेगा वो होगा सर -kx, और एक फोर्स जो काम करेगा वो होगा अवमंदन बल Fd, जिसको लिखते हैं -λb वेक्टर। हम एक बार और यदि आपको समझाने का कोशिश करें कि यदि एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग पे लगने वाला ब्लॉक है, इसका मास यदि ma है, और इस ब्लॉक पर लगने वाले 2 फोर्स हैं, एक Fd और एक Fr, तो इन दोनों फोर्सों के कारण ही तो इसकी मोशन हो रही है। इसका मतलब यदि ये मोशन में है, इस पर कोई नेट बल लग रहा होगा, तो नेट बल में कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन को यदि हम m मास से मल्टीप्लाई करते तो हमको फोर्स मिलेगा। तो इन दोनों फोर्सों की वजह से जो इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन हुआ वो a है, और a को यदि मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर नेट बल मिलेगा F। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इस ब्लॉक का जो नेट बल है F बराबर वो है Fd प्लस Fr, और यदि हम वेक्टर नोटेशन दें तो तीनों को दे सकते हैं। ठीक है, फोर्स टोटल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसको इस ब्लॉक की स्टडी करना चाहते हैं, इस डैम्प्ड ऑसिलेटर की स्टडी करना चाहते हैं, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायरमेंट है।
तो चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम ए वेक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा वी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, के एक्स वेक्टर। ऐसा करें, ए को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में क्या लिख सकते हैं कि सर ए का मतलब है डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप 2 बार किसका, एक्स का, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। हाँ जी, वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं सर, 1 टाइम डिफरेंशिएशन। और के एक्स को कैसे लिखते हैं सर, इसको तो ऐसे ही रहने दो क्योंकि हमें पूरी इक्वेशन एक्स में बनानी है। इन दोनों को इधर ले आओ, क्या लिखोगे, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, हाँ जी, प्लस लैम्बडा डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स बराबर 0। चलिए एक काम करें, एम को नीचे ले जाएं तो क्या बन जाएगा, ध्यान से समझना, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस लैम्बडा बाई एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस, हाँ जी, एम को नीचे लाओ, के बाई एम एक्स बराबर 0। ठीक है, इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, वैसे तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ों के नाम बदल देते हैं। लैम्बडा अपॉन एम यहाँ पे होगा 2r के बराबर, ठीक है, और आप कहोगे सर r क्या है, तो r को ध्यान से समझना, ये है अवमंदन नियतांक। और सर आप पहले भी तो कुछ बताए थे, वो था लैम्बडा और उसका नाम था अवमंदन गुणांक, कोफिशिएंट या फैक्टर, और ये क्या है, ये अवमंदन नियतांक है। ठीक है, न्यूमेरिकल में कैसे पहचानेंगे, क्योंकि बहुत सिमिलर वर्ड है, तो ध्यान से समझना। 2r लैम्बडा अपॉन एम है, लेकिन आप सर रिलैक्सेशन टाइम पढ़ाए थे, रिलैक्सेशन टाइम को टॉ से भी लिखते हैं, तो ये पढ़ाए थे आप एम अपॉन लैम्बडा, और एम अपॉन लैम्बडा यदि आप ये पढ़ाए हैं तो इन दोनों को यदि एक साथ लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 2r बराबर 1 अपॉन टॉ या लैम्बडा अपॉन एम, ऐसे तो लिखोगे। इसका मतलब r का जो यूनिट है, जो मात्रक है, वो 1 अपॉन सेकेंड है, और इसका मतलब लैम्बडा अपॉन एम का यूनिट भी क्या है, 1 अपॉन सेकेंड। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल में यदि आपको दिया जाता है 1 अपॉन सेकेंड या प्रति सेकेंड, इसका मतलब क्या होगा कि आपको क्या दिया गया है, r, क्योंकि r का यूनिट है। इसके अलावा यदि आपको लैम्बडा गिवन हो तो देखो कैसे पता चलेगा सर, टॉ बराबर अभी आप लिखे थे m अपॉन लैम्बडा, तो हम क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा बराबर m अपॉन टॉ या t। तो लैम्बडा का यूनिट क्या आ गया, मास होता है केजी में, ये होता है सेकंड में। यदि आपको दे दिया जाए 2 kg अपॉन सेकेंड, तो आप कहोगे सर हमको लैम्बडा दिया गया है। बात को समझ में आया क्या कह रहे हैं। अवमंदन नियतांक या गुणांक में यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप उसका यूनिट चेक कर ले। यदि आपको अवमंदन नियतांक दिया है तो यूनिट मिलेगा 1 अपॉन सेकेंड, और यदि गुणांक दिया है तो मिलेगा kg अपॉन सेकेंड। ठीक है, ये एक डेफिनेशन हो सकती है, पहचान हो सकती है। फटाफट इसको भी नोट करना चाहे तो कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हटा दें, चलिए, तो लैम्बडा अपॉन एम बराबर 2r लिख दिए, और k अपॉन एम के बारे में हम जानते हैं कि सर इसको हम फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए पूरा इक्वेशन बना देते हैं, डी टी स्क्वायर प्लस, हाँ जी, 2r डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स बराबर 0। ये लो जी, ये है सर डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, किसकी, अवमंदित दोलक की। तो लिख देते हैं, हिंदी में लिख रहे हैं आप, इंग्लिश में लिख देना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्पिंग ऑसिलेटर। तो अवमंदित दोलक की अवकल समीकरण। ये ध्यान रखना, न जाने कितने एग्जाम में ये इक्वेशन पूछी गई है, इंपॉर्टेंट लगा देना भाई। आपको लगेगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या। आर्मी एंट्रेंस एग्जाम के पेपर चेक कर लें, और RPSC के भी पेपर चेक कर लें आप, लेक्चरर वाले, मिल जाएगा। ये इक्वेशन कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना, इसको अच्छे से याद रखना, बहुत इजी है। इस वजह से हमने पहले ही कहे थे कि ऑसिलेशन भी उसमें क्वेश्चन इजी आएंगे, लेकिन थोड़ा समझने वाला बात है। कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स कभी कभार क्रिएट हो जाएंगे तो आपको तकलीफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम 1-2 न्यूमेरिकल करवा देते हैं यहाँ पे भी आपको।
हाँ जी, आगे बढ़ें। देखिए आपको दे रखा है क्वेश्चन, एक अवमंदित दोलक करते हुए या अवमंदित दोलन करते हुए कण का, एक अवमंदित दोलक करते हुए कण का अवमंदन नियतांक r बराबर 0.23 प्रति सेकंड है या 1/सेकंड है। एक अवमंदित दोलन करते हुए कण का अवमंदन नियतांक 0.23 1/सेकंड है। 0.23 मल्टीप्लाई बाई, या इसका जो यूनिट है वो 1/सेकंड है। तब बताइए रिलैक्सेशन टाइम कितना होगा, मतलब आपको टॉ कैलकुलेट करना है, विश्रांति काल कितना होगा, साथ साथ आपको वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है एट t बराबर 2 सेकेंड पे। आपको क्या दिया गया है, r दिया गया है, तो r की वजह से अवमंदन नियतांक या अवमंदन या डैम्पिंग कांस्टेंट की वजह से आपको क्या निकालना है, टॉ, साथ साथ वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है t बराबर 2 सेकेंड। ये न्यूमेरिकल, भले ही न्यूमेरिकल लग रहा है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, उसको ध्यान से समझना। आप खुद भी प्रयास कर सकते हैं, फिर हम बताते हैं। तो सबसे पहले 1/सेकंड के कारण हमने ये पहचान लिया कि हमको अवमंदन नियतांक दिया गया है, ना कि गुणांक। यदि kg/सेकंड होता तो हम क्या कह देते कि अवमंदन गुणांक दिया है। तो चलिए सर, आप टॉ निकालना चाहते हैं तो टॉ होता है m/λ, और अभी अभी आपने बताया कि 2r बराबर क्या है, λ/m। इसका मतलब टॉ निकालने के लिए यदि आप 1/2 इंटू r कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो कर देते हैं, टॉ बराबर 1/2 इंटू 0.23, ये आंसर आ गया टॉ का सेकंड में। ठीक है, आंसर क्या आएगा, सेकंड में। अगला देखते हैं v निकालने के लिए। सर v का फॉर्मूला तो आप ऐसा कुछ पढ़ाए थे, ये पढ़ाए थे आप, और t बराबर 2 सेकेंड यदि हम लिख भी दें, क्योंकि आपने 2 सेकेंड में पूछा है, तो लेकिन लैम्बडा का तो कोई मान आपने दिया ही नहीं और m का मान आपने दिया ही नहीं। लेकिन हम ये भी तो कहेंगे कि आपने अब कैलकुलेट क्या कर लिया है, टॉ, और टॉ क्या होता है m/λ। इसका मतलब क्या है कि टॉ बराबर जब m/λ है तो λ/m बराबर क्या है, 1/टॉ, और इसी का नाम क्या है, 2r। तो फॉर्मूला क्या ये नहीं बन सकता कि देख के बताओ। देखो ये है कॉन्सेप्ट। यदि आप वेलोसिटी और डैम्पिंग कांस्टेंट के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं, मतलब वेग और अवमंदन नियतांक के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो ये रिलेशन बनेगा। यहाँ पे आपको λ/m की आवश्यकता नहीं है, यदि आपको r दे रखा है तो भी काम हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू लिख देते हैं, आंसर निकालते हैं। v बराबर एट t बराबर 2 सेकेंड में निकालना है, ठीक है। तो हाँ जी, b बराबर v0 e⁻², ये 0.23 दे रखा है और ये दे रखा है 2। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा तो आप v0/e की टर्म में जो भी आ रहा है उसको लिख दीजिएगा, और इस तरह आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ये न्यूमेरिकल आपका क्लियर हो गया होगा। अब ऐसा करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन बताते हैं आपको कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे आएगा, जिससे हम पूरे डैम्पिंग ऑसिलेटर की मोशन को समझ पाएँ, क्योंकि कई सारे हम केस पढ़ेंगे इसमें। तो आप ऐसा कीजिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, इसका सॉल्यूशन हम मानते हैं, लेट माना x बराबर e⁻∝t है। आप कहेंगे सर ये कहाँ से आया, देखो ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन है जो हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक में। तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, फिजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो आता है x बराबर e⁻∝t, ठीक। और यदि इसका मतलब क्या है कि इस x बराबर e⁻∝t को आप यहाँ लिखोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी एक, जो उसका सॉल्यूशन होगा। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ लिखते हैं, तो x का डबल बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या लिखेंगे, α² e⁻∝t प्लस 2r, ओके,
डिफरेंशियल वन टाइम किसका, x का, तो वन टाइम डिफरेंशियल क्या आएगा, अल्फा टी प्लस, हाँ जी, उसके बाद ओमेगा नॉट स्क्वायर, समझ में आता है, x सीधा लिख दीजिए बराबर 0। देखिए क्या कॉमन आ रहा है सर, कॉमन आ रहा है e की पावर अल्फा टी, अंदर क्या बच रहा है, अल्फा स्क्वायर 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 0। इसको 0 में ले जाइए तो क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है x बराबर e की पावर अल्फा टी, ये 0 नहीं हो सकता, तो 0 क्या होगा, ये होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि सर ये जो इक्वेशन है ना, ये एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किस में, अल्फा में। तो ऐसी इक्वेशनों को सॉल्यूशन के लिए श्रीधराचार्य विधि लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, पढ़ा होगा आपने ऐसा फॉर्मूला। तो इस टाइप का एक इक्वेशन इसमें हम लगा सकते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए, तो हमको क्या मिल जाएगी, उससे इसके रूट मिल जाएंगे। तो चलिए आप लगा के दिखाइए, हम वहाँ से इसको साफ करते हैं। हाँ जी, आगे बढ़े, ध्यान से समझें, वैल्यू लिखेंगे इसमें। यदि आप लिखना चाहते हैं देखो, माइनस बी के क्या हो जाएगा, माइनस 2r हो जाएगा, और बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर। लिख देते हैं फटाफट, टाइम इतना समझाने में निकल जाना है फिर। हाँ जी, माइनस 2r प्लस माइनस रूट 2r का होल स्क्वायर माइनस 4a 1 है, और c कितना है सर, ये है ओमेगा नॉट का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1। तो देखो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, बाहर आ जाएगा 2 आएगा, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, एक सब कट जाएगा। तो अल्फा बचेगा माइनस r प्लस माइनस रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब यहाँ प्लस माइनस है तो एक अल्फा 1 लिख देते हैं, जो कि होगा r प्लस रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और एक होता है अल्फा 2 r माइनस r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये दो रूट आ गए। तो अब सॉल्यूशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, a e की पावर x1t प्लस b e की पावर x2t, ऐसा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो क्या आएगा, x बराबर, हाँ जी, a e की पावर पूरा लिख दीजिए माइनस r प्लस रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू t प्लस b e की पावर माइनस r माइनस r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर t। ये लो जी, सॉल्यूशन आ गया। इसको ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम अभी इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। कम से कम रूट को ध्यान रखना, माइनस r प्लस r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये आगे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। और इसी की वजह से हम पूरा आगे जो कॉन्सेप्ट है लाइट डैम्पिंग का, अंडर डैम्पिंग का, या हायर डैम्पिंग का, हेवी डैम्पिंग का, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान रखें, इसको थोड़ा सा एक बार खुद से प्रिपेयर करके देखा करें। ऐसा नहीं है कि हमने करवा दिया, नोट्स लिख दिए। नोट्स आप खुद बनाएं, बनाने के साथ साथ आप डेली प्रैक्टिस भी करें। दरअसल हम सीधा ये भी लिख सकते थे कि सर इसका सॉल्यूशन जो है वो ये आएगा, लेकिन फिर आप इसको याद रखने में, रटने में बहुत परेशानी महसूस करते हैं। बात आ रहा है वो समझ में? सोचो आप ये बिल्कुल ना पढ़ें, आपको सीधा इक्वेशन हम लिखवा दें, तो आप कहोगे सर जी इसको कैसे याद रखें, कभी r स्क्वायर इधर हो जाता, कभी उधर हो जाता। लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि आपने ये कर लिया है। तो इस वजह से डेरिवेशन को कम्प्लीटली याद रखें ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी जहाँ तक आप याद रख सकें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पेपर में क्या है कि यदि लास्ट रिजल्ट का, जैसे लास्ट रिजल्ट वहाँ काम आता है, डेरिवेशन काम नहीं आते, लेकिन लास्ट रिजल्ट से रिलेटेड कोई ना कोई डेरिवेशन आपको हल्का सा भी पता है, तो रिजल्ट को याद करने में बहुत टाइम नहीं लगता। इस वजह से हम कोशिश ये करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ जितना संभव हो सके, क्योंकि फर्स्ट ईयर का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, टाइम से करवाना ज़रूरी है। आपको बहुत ज़्यादा नोट्स भी प्रिपेयर नहीं करवा सकते कि भाई बंडल बनवा दें आपके लिए, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेलेक्टेड चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो जितना हमको लगेगा कि रिक्वायरमेंट है, या जितना हमको लगेगा कि एसेंशियल है चीज़ों को समझने के लिए, उतना हम डेरिवेशन करवाएंगे। बाकी का तो बता देंगे आपको कैसे क्या करना है, ठीक है? तो आप ये समझ लीजिए, उसके बाद हम चालू करते हैं फिर अगला टॉपिक।